हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग हमारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका थर्ड एंड द लास्ट पार्ट यानी पाई डायग्राम वाला पार्ट सीखने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने ये पाई डायग्राम यानी क्या होता है, पाई डायग्राम यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू डायग्राम। विच डायग्राम? we will be converting that given information into the sectors of the circle। यानी हम लोग जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी रहेंगी उसे हम लोग बांट देंगे सेक्टर्स ऑफ द सर्कल में, और वो सारे सेक्टर्स जुड़ जाएंगे तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट बनेगा। यानी एक सर्कल को कंप्लीट पार्ट्स में डिवाइड करना, सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, सर्कल के सेक्टर्स तैयार करना। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी रहेगी उस इंफॉर्मेशन को हम लोग करस्पॉन्डिंग सर्कल के सेक्टर्स में बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उसी डायग्राम को बोलेंगे हम लोग पाई डायग्राम। उसी डायग्राम को हम लोग बोलेंगे पाई डायग्राम। ठीक है, यानी ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। इन पाई डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सर्कल इन द कंप्लीट सर्कल by dividing the circle proportional to the components of the data। यानी मतलब क्या हुआ इसका कि हम पाई डायग्राम बनाते हैं, यानी क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन अ कंप्लीट सर्कल बाय डिवाइडिंग द सर्कल प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, डाटा में अलग अलग पार्ट्स रहेंगे, अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन रहती है ना, सारे पार्ट्स की इंफॉर्मेशन को अपन एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। और वो मैंने कैसे करेंगे वो बताया, हर कंपोनेंट का करस्पॉन्डिंग सेक्टर निकालेंगे, हर कंपोनेंट का करस्पॉन्डिंग सेक्टर बनाएंगे, किसमें, एक सर्कल में। यानी जैसे देखो अपने को ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में कई बार ऐसा देखने को मिलता है, एक सर्कल कंप्लीट दिया रहता है और उसमें डिवीजन करके दिया रहता है, 71% वाटर है, 29% लैंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये जो सेक्टर बन गया सर्कल का ये लैंड का सेक्टर बन गया, ये जो सेक्टर बन गया सर्कल का ये वाटर का सेक्टर बन गया। कभी कभी परसेंटेज में बांट देते हैं हम लोग, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी है, कितने कितने बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, 37% बच्चों को क्रिकेट, 20% बच्चों को फुटबॉल, 20% बच्चों को हॉकी, 23% बच्चों को कबड्डी पसंद है। आराधन में इस हिसाब से ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ये भी जो भी सर्वे पर का इंफॉर्मेशन होगा वो सर्वे पर के इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने काय में कन्वर्ट कर दिया, किस चीज में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, उसे कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने कंप्लीटली इनटू द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इनटू द करस्पॉन्डिंग सर्कल, करस्पॉन्डिंग सर्कल में उसको कन्वर्ट कर देना। हम आगे देखेंगे, हमको यहाँ दो चीजें सीखनी है। हमें दिया हुआ जो हम लोगों को पाई डायग्राम रहेगा वो पाई डायग्राम को देख देख के आंसर्स भी निकाल के देने। यानी समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप लोगों को डायग्राम दिया रहेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बोलेंगे, डायग्राम समझो, पाई डायग्राम और आंसर करो। और दूसरा पार्ट रहेगा ड्रॉ द पाई डायग्राम, यानी पाई डायग्राम को ड्रॉ करो, पाई डायग्राम को ड्रॉ करो। पाई डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है उसका भी मैं टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम में कन्वर्ट करना है, सर्कल के अलग अलग सेक्टर्स में बांट देना, सर्कल को उन कंपोनेंट्स के सेक्टर में बांट देना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ये देखो, हम लोगों ने देखो यहाँ पर कौन से कंपोनेंट थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी थी, तो हमने पूरे सर्कल को कंपोनेंट्स में बांट दिए है, यानी पूरे सर्कल को सेक्टर्स में बांट दिए सेक्टर्स में। सेक्टर्स किसके, कंपोनेंट्स के, क्रिकेट कंपोनेंट का ये सेक्टर है, फुटबॉल कंपोनेंट का ये सेक्टर है, हॉकी कंपोनेंट का ये सेक्टर है, कबड्डी कंपोनेंट का ये सेक्टर है। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्लीट सर्कल को सेक्टर में बांट देते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो AOB, ये O'(AXB), O'(AXB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये कब काम आएगा अपने को, सेक्टर ऑफ अ सर्कल के ऊपर में ज्यादा ध्यान कब देना है, जब हमें क्या बोला जाएगा, टू ड्रॉ द पाई डायग्राम। क्वेश्चनों को समझना है, यानी डायग्राम पहले से दिया है और क्वेश्चनों के आंसर्स देना है,
तो उस मोमेंट पे अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है इन सारी चीजों की, सिर्फ वो डायग्राम देखना है और आंसर देना है। जब बनाने की बारी आएगी, पाई डायग्राम ड्रॉ करने की बारी आएगी, तो पाई डायग्राम हम लोग कैसा ड्रॉ करेंगे? देखो सबसे पहली बात, हम लोग सर्कल को बांट रहे हैं सेक्टर में, यानी क्या कर रहे हैं, सर्कल के एंगल्स कर रहे हैं हम लोग अलग अलग सेक्टर कर रहे हैं, यानी हर सेक्टर का अपना एक क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। हर सेक्टर का अपना एक क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। देखो ना, इसका सेंट्रल एंगल होगा, कुछ इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। हर एक सेक्टर का अपना एक क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। हर एक सेक्टर का अपना एक क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है, वो सेंट्रल एंगल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन पर से सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। जैसा अगर मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट ये कंपोनेंट ड्रॉ करना है, तो क्रिकेट का सेंट्रल एंगल बताना पड़ेगा मेरे को पहले, कितने डिग्री का सेंट्रल एंगल है, फिर उतने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा सर्कल के अंदर में। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले जो क्रिकेट है, क्रिकेट को मुझे पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो क्रिकेट का सेक्टर बनाना पड़ेगा। अब सेक्टर कब बनता, सेक्टर तब बनता है जब हमें उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल बताओ, उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल बताओ। तो सबसे पहले हमको जो भी कंपोनेंट ड्रॉ करना है उस कंपोनेंट के सेक्टर का सेंट्रल एंगल पता करना पड़ेगा। अब उस कंपोनेंट के सेक्टर का सेंट्रल एंगल कैसे पता करेंगे, ये रही टेक्निक। तो मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट में ये बताया कि पहले जो कंप्लीट सर्कल है इज ऑफ मेजर 360 डिग्री, यानी आप अगर कोई भी पाई डायग्राम देखोगे तो उसके सारे एंगलों का प्लस, सारे सेंट्रल एंगलों का प्लस, सारे सेक्टर्स के सेंट्रल एंगलों का प्लस कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि टोटल मेजरमेंट कितना है उसका, 360 डिग्री है। पूरे सर्कल कितने डिग्री का रहता, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का रहता। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर 360 डिग्री का होता है, तो सो वी कन्वर्ट द स्कोर ऑफ ईच कंपोनेंट इनटू प्रोपोर्शनल सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी हम लोग क्या करते हैं, हर एक जो कंपोनेंट हमको इंफॉर्मेशन में दिया है, कंपोनेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन में हम लोगों को दिए हुए हैं, उन कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं हर कंपोनेंट के स्कोर को। वी कन्वर्ट द स्कोर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट के स्कोर को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं प्रोपोर्शनल सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यानी जो भी कंपोनेंट दिया हुआ है उसको हम लोग बदल देते हैं सेंट्रल एंगल में, है ना। जैसा क्रिकेट का कंपोनेंट दिया है 27%, तो उसको बदल देंगे हम लोग डिग्री में। अब वो डिग्री में कैसे बदलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, किसी भी स्कोर का, किसी भी कंपोनेंट का अगर हम लोगों को क्या करना है, सेंट्रल एंगल निकालना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालना है, जिसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट कंपोनेंट, कि जिस कंपोनेंट का अपन सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, जो भी कंपोनेंट है, जिस भी कंपोनेंट का हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं उसका स्कोर क्या है, और पूरे इंफॉर्मेशन का टोटल स्कोर से उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय करना है 360, बिकॉज कंप्लीट सर्कल का मेजर कितना है, 360 डिग्री है। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा, क्या बोल रहा हूं, किसी भी कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल निकालना है कि उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा भाई वो कंपोनेंट का, तो उस कंपोनेंट का स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 360। ये हो गया फॉर्मूला मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालने का। यानी जो भी कंपोनेंट को आपको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो देखो अभी मैं पाई डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चनों के आंसर देना वो आप लोगों को खुद ही जम जाएगा। मैं बताऊंगा वो कैसे करना है, वो क्वेश्चंस भी आएंगे। एक्टिविटी दी थी हम लोगों के पेज नंबर 163 पे, क्या बोला, एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल हम लोगों को पहले से क्वेश्चन में दिया है, मैं सॉल्यूशन में ड्रॉ कर रहा हूं डायरेक्ट, उसमें हमको ये दो चीजें दी हुई है कि एक फैमिली है वो अलग अलग आइटम पे कितना परसेंट अपना पैसा खर्चा करती है, दिया फूड पे कितना परसेंट पैसा खर्चा होता है, 40% जो पैसा है उसका टोटल इनकम वो फूड पे खर्चा होता है, क्लोथिंग पे 20% होता है,
हाउस रेंट पे 15% होता है, यानी हाउस रेंट पे 15% जाता है, एजुकेशन पे 20% ये जा रहा है, 20% जो पैसा है वो एजुकेशन पे जा रहा है, और एक्सपेंडिचर बाकी के खर्चे जैसे कि हेल्थ हो गया या कोई पर्टिकुलर चीज लग रही है उसके लिए 5% पैसा, ऐसा कुल मिला के कितना परसेंट पैसा हो रहा है, ये टोटल 100%। है 100%, ये दिया था क्वेश्चन में पहले। अब हमको इसको पाई डायग्राम में बदलना है, पाई डायग्राम में बदलना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो परसेंटेज में, इन परसेंटेजेस को अपने को काय में बदलना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल्स में, इन परसेंटेजेस को काय में बदलना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल में। अब वो सेंट्रल एंगल में कैसे बदलेंगे, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, ये जो डाटा दिया है ये अपने को फूड का सेंट्रल एंगल बदलना है, तो देखो टोटल अपने को मालूम है, इसका टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 100, इस पूरे डाटा के लिए टोटल परसेंटेज कितना 100, इसको सेंट्रल एंगल में बदलना है, फूड का सेंट्रल एंगल निकालना है, फूड का सेंट्रल एंगल यानी फूड का स्कोर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। वैसे फिर क्लोथिंग का करना है, क्लोथिंग का स्कोर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। इसका करना है हाउस रेंट का, हाउस रेंट का स्कोर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। एजुकेशन का करना है, एजुकेशन का स्कोर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। एक्सपेंडिचर का करना है, एक्सपेंडिचर का स्कोर अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसको सॉल्व करते जाना है तुमको, इसके आंसर निकालना है। देखो एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो कैंसिल, 436 कितना होगा 144, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 72 डिग्री, 2 into 36 कैंसिल, 15 into 36 कितना होगा 540 अपॉन 10 था ना, अपॉन 10 था तो वो 54 डिग्री हो जाएगा, फाइनल सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में दो बार 20 था ना, यस दो बार 20 था, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा 72 डिग्री। फिर ये 1 ये 1 जार 2 जार, 36 का आधा कितना होता है 18। आ रहा ध्यान में, ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब इसका टोटल देखो बराबर 360 आएगा। देखो 144 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 18, ये आ जाता 360 आना ही है, क्योंकि अपन ने पूरा टोटल इंफॉर्मेशन को टोटल काय में कन्वर्ट कर दिया है हम लोगों ने, सेंट्रल एंगल्स में। अब क्या करना है, सर्कल बनाना है अपने सूटेबल रेडियस का, और सर्कल बना करके इन एंगल्स को वहां पे मार्क करे जाना है, अपने आप वो सेक्टर में डिवाइड हो जाएंगे। अब कैसे, सबसे पहले तो अपने कॉपी में क्या करने का, 2.5 या 3 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाने का कंपास की मदद से। 2.5 या 3 सेंटीमीटर बहुत हो गया, ठीक है, ये बना लिया मैंने सर्कल। अब मैं रफली बना रहा हूं, तुम लोगों को बराबर बनाना है अपने कॉपी में 2.5 या 3 सेंटीमीटर के रेडियस का। जो आपका सर्कल का सेंटर रहेगा ना, जो भी सेंटर रहेगा सर्कल का, वहां से हॉरिजॉन्टल स्केल से लाइन खींच दो स्ट्रेट, वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेने का, ठीक है। वहां से अपन ने खींच लिया एक स्ट्रेट लाइन, खींच ली है। अब पहला फूड के लिए कितना डिग्री है, 144 डिग्री है फूड के लिए 144 डिग्री। आप लोग क्या करोगे, अपना जो प्रोट्रैक्टर रहता है ना, प्रोट्रैक्टर रहता है अपने पास में, बराबर प्रोट्रैक्टर को यहां पे प्लेस करोगे, जैसा ये प्रोट्रैक्टर है मान के चलो, और ये उसकी सेंट्रल लाइन रहती है ना, तो ये सेंट्रल लाइन को, ये जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को बराबर यहां प्लेस करोगे सीधा। और फिर देखो ये वाली लाइन है, तो अपन इधर से 0 से गिनेंगे, जैसे 0 से गिनते गिनते जाएंगे, जहां 144 आएगा वो लाइन किसकी रहेंगी, वो होगी अपनी फूड की लाइन। जहां 144 आया उसको जोड़ दिए, यहां लिख दिए 144 डिग्री, हो गया।
अब दूसरा आइटम कौन सा है 144 के बाद में? क्लोथिंग। क्लोथिंग का है 72 डिग्री। उसके लिए अब देखो रेफरेंस लाइन कौन सी रहेंगी? ये वाली लाइन नहीं रहेंगी, अब ये वाली लाइन रेफरेंस रहेगी। ये लाइन, यानी आप प्रोट्रैक्टर को उठाओगे, उठा के लाके यहाँ रखोगे, ये पॉइंट बराबर, ये पॉइंट और ये लाइन बराबर यहाँ पे आने होना, ये पॉइंट पे आने होना और ये लाइन से मैच होने होना, होंगी, ये लाइन से मैच होंगी। और फिर इधर से 0 से गिनेंगे, इधर से 0 से गिनेंगे, जहां पे भी 72 आया मान के चलो यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री का ये जो एंगल, यानी ये लाइन को रेफरेंस बनाना है आपको और ये लाइन से ऐसा गिनना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्लोथिंग का 72 डिग्री। फिर अब कौन सा अगला? हाउस रेंट। तो हाउस रेंट के लिए रेफरेंस लाइन कौन सी रहेंगी? ये वाली, ये जो अभी बनी है, इस लाइन पे रखेंगे प्रोट्रैक्टर को बराबर, उल्टा नहीं रखेंगे, ये मुंह से रखेंगे, यानी ऐसे बढ़ रहे तो प्रोट्रैक्टर का भी मुंह ऐसा ही रहेगा, यानी प्रोट्रैक्टर ऐसा रहेगा एक प्रकार का। ये सपोज लाइन है तो, और ये जो लाइन है यही अपनी इसकी लाइन है सपोज सर्कल की, ये वाली लाइन है सपोज, मान के चलो ये लाइन है सपोज, ये वाली, ये उसका सेंटर है सपोज, ये उसका सेंटर है मान के चलो, ये वो लाइन है ये वाली, और ये जो पॉइंट है वो ये है, ये पॉइंट ये है, तो तुम्हारा प्रोट्रैक्टर यहाँ पे आएगा ऐसा, और उसकी वो जो लाइन है ना ये वाली जो रहती प्रोट्रैक्टर की, वो इससे मैच होगी, इससे। और फिर आप 0 से कहां से गिनोगे? ये इधर से 0 से गिनोगे। कितने तक जाना है अपने को? 54 डिग्री। कहाँ आ रहा 54 डिग्री? यहाँ आ रहा क्या? यहाँ से ऐसा 0 1 2 ऐसा गिनते गए, यहाँ 54 डिग्री आ रहा क्या? चल बनाओ इसको 54 डिग्री। ये किसका हो जाएगा? हाउस रेंट का। ये हो जाएगा हाउस रेंट का। किसका हो जाएगा ये? हाउस रेंट का। हाउस रेंट का 54 हो गया। हाउस रेंट के बाद है एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए रेफरेंस लाइन रहेंगी ये। फिर यहां पर प्रोट्रैक्टर रखेंगे इस पे बराबर, और इधर से 0 से गिनेंगे, जहां पर 72 आया वहां हम लोग कर देंगे बराबर, ये वो हो जाएगा एजुकेशन का। कितना एजुकेशन? 72 डिग्री। और अपने आप जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला बचा हुआ पार्ट, वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर। अब जगह नहीं है इसलिए मेरा बाहर जा रहा, आप बनाओगे तो आपका अंदर ही आएगा 18 डिग्री। समझ में आ रहा कैसा करना है? तो क्लियर हो रहा? यानी सारे डाटा को अपन ने क्या कर दिए? सेक्टर्स के सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्मूले से। जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता वो गया। क्या है फॉर्मूला मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ द स्कोर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360। सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्कोर ऑफ दैट कंपोनेंट, स्कोर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360। ये कंपोनेंट को पूरे सेंट्रल एंगल में बदल लो। जैसे सेंट्रल एंगल में बदले, सर्कल बनाओ एक सुटेबल रेडियस का, एक रेफरेंस लाइन बनाओ और सारे कंपोनेंट्स को मार्क कर दो। ये पूरा जो पार्ट है आपको अच्छे से नोट डाउन करना है लाइन से, ठीक है? यहां से और फिर यहां से, ये इसका है, ये इसका है, ये इसमें नहीं बनाओगे, ये समझने के लिए बताया। फिर उधर गए और फिर ये ऐसा ऐसा करेगा, ठीक है? फिर जब एक्सरसाइज करते हैं अभी इसके बाद में, तो अपने आप तुम लोगों के समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.6 का पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है वो क्वेश्चन? द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्संस हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो। यानी ये दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में, ये दो चीजें कि 20 से 25 साल के लोगों में कितने लोगों ने वहां पे ब्लड डोनेट किया? 80 लोगों ने। 25 से 30 साल तक के एज ग्रुप में कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 60। 30 टू 35 एज के बीच में के कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 35 लोगों ने। 35 टू 40 इयर्स के बीच में 25 लोगों ने डोनेशन किया, किसका? ब्लड का। और इसी इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम में बनाना है। तो नीचे में हमें इसकी टोटल की जरूरत होती है, क्योंकि ये टोटल यानी टोटल स्कोर ऑफ ऑल कंपोनेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, 9, 15, 15, 3, 18, 18 और 20 यानी 200।
इसका टोटल आया 200। अब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं हर एक कंपोनेंट का, जैसा ये कंपोनेंट का निकालना है तो इस कंपोनेंट का स्कोर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। फिर आगे में देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो इस कंपोनेंट का स्कोर 60 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, इस कंपोनेंट का 35 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, इस कंपोनेंट का टोटल 25 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, अब देखो ये एक जीरो कैंसल, ये एक जीरो कैंसल, ये देखो 2 1 जार 2 4 जार, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 36, 4 इंटू 36। अब यहां मत करते बैठो, रफ में करने का, यहां सिर्फ आंसर लिखना है। 4 6 जार 24 2 कैरी, 4 2 जार 3 जार 12 और ये 144, यानी आ गया 144 डिग्री। अब देखो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 2 1 जार 2 3 जार, 3 इंटू 36 करो 108 डिग्री। फिर अब इसकी बारी, एक जीरो कैंसल। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ये 35 अपॉन 20 इंटू 36 बच रहा, 5 से काटो, ये देखो 5 7 जार 5 4 जार, ठीक है 5 7 जार 5 4 जार, यानी बचा क्या 7 बाय 4 इंटू 36, 1 जार 9 जार, 7 9 जार 63 डिग्री। ठीक है, फिर आइए 25 1 जार 25 8 जार, यानी 360 अपॉन 8 बचा, 360 अपॉन 8 डिवाइड करो, 2 4 जार 2, हाउ मेनी जार 2 180 जार, है ना, फिर 180 अपॉन 4, 2 2 जार 290 जार, ये 2 1 जार और ये 45 जार, तो ये आ गया 45 डिग्री। चेक करेंगे एडिशन पूरे इसका, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5 20, 6 12 16, 1 2 3, यानी ये भी टोटल कितना आ गया 360 आ गया बराबर 360 मैच होने चाहिए ना। 360 नहीं आया तुम्हारा या 360 से ज्यादा आया तो समझ लेना तुमने कुछ ना कुछ रॉन्ग किया। इसका प्लस भी पूरा 360 जाने वाला, क्योंकि पूरा सर्कल कितने इसका रहता 360 डिग्री का रहता। अब बनाने का बन गया पाई डायग्राम, क्योंकि अपन ने हर एक कंपोनेंट का क्या निकाल लिया है, सेंट्रल एंगल निकाल लिया है। कैसे मैंने बताया क्यों निकाला। अब अपने मर्जी से प्रॉपर रेडियस का सर्कल बनाने का कोशिश ऐसी रखने की, कंपास से जब बनाते रहेंगे 2.5 या 3 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाओ, है ना, 2.5 या 3 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाना। ठीक है, सर्कल बना लिए, एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेने का। ठीक है, बेस लाइन ड्रॉ हो गई, बेस लाइन ड्रॉ हो गई, पहला कंपोनेंट 144 डिग्री। अपना कंपास रखेंगे यहाँ पे, कंपास से गिनेंगे, इधर से 0 से गिनेंगे 144 तक के, बराबर ये आएगा 144 डिग्री, यानी 20 to 25 इयर्स। कितना डिग्री है 144 डिग्री। फिर अब ये वाली जो लाइन रहेगी ना स्ट्रेट लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बनाएंगे। इसके लिए 108 डिग्री निकालना है, ये हो जाएगा 108 डिग्री, जो कि रहेगा 25 to 30 इयर्स। ठीक है, उसके बाद में 63 डिग्री है, 63 डिग्री, जहां पे भी 63 आएगा ये यहाँ पर रखोगे तुम, यहाँ पर रख के अपना ड्रॉ करो। ये देखो ना, ये रेफरेंस लाइन रहेंगी, ये रेफरेंस लाइन रहेंगी, तुम यहाँ अपना कंपास रखोगे और इधर से 0 डिग्री से गिनोगे इधर से 0 डिग्री से, जहाँ पे भी 63 मैच होगा वो 63 डिग्री उसका ही रहेगा, किसका 30 to 35 डिग्री का रहेगा, 30 to 35 डिग्री का। अब ये रहेगा 30 to 35 डिग्री का, तो बचा हुआ अपने आप हो जाएगा 45 डिग्री का, अपने आप हो जाएगा 45 डिग्री का अपने आप। ठीक है,
इसको ऐसा लिखने का भी है पाई डायग्राम पर। कितने डिग्री का है? 35 to 40 डिग्री का। ठीक है, इस हिसाब से करना है, लेकिन आपके डिग्रीज सही रहने होना। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको प्रोट्रैक्टर लेके करके दिखाता हूँ, प्रोट्रैक्टर से कैसे गिनते हैं। ठीक है, आप लोग करो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है? इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ पाई डायग्राम। यानी हम लोगों को क्या करना है, एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी हुई है कि उसमें हर स्टैंडर्ड के बच्चों ने कितने कितने ट्रीज लगाए इसकी जानकारी। 5th स्टैंडर्ड के 40 ट्रीज लगाए 5th स्टैंडर्ड ने, 8th स्टैंडर्ड ने 50 लगाए, 9th स्टैंडर्ड ने 70, 10th स्टैंडर्ड ने 75 ट्रीज लगाए। हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम में बदलो। तो नंबर ऑफ ट्रीज के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या जरूरत होता है? ये चार्ट बनाना पड़ता है, जिस चार्ट में काई की इंफॉर्मेशन होती है, आप लोग बराबर स्केल वगैरह का यूज करके बनाओगे। काई की इंफॉर्मेशन होती है, ये टोटल होता है 90 90 90 और 75 होगा 165, 205 205 एंड नहीं 215 285 285 एंड 5 290 290 एंड 70 यानी 360, यानी टोटल ट्रीज कितने प्लांट करे गए? 360 ट्रीज। अब सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल निकालेंगे तभी तो नंबर ऑफ ट्रीज का सेंट्रल एंगल लगेगा ना। हर एक का क्या रहेगा? 40 अपॉन टोटल इंटू टोटल। ठीक है, ये हो गया 40 डिग्री। हो गया 40 डिग्री, हो गया 40 डिग्री। उसके बाद में देखो 50 अपॉन 360 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। 75 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री यानी 75 डिग्री। ये कैंसल ही हो रहा है ना। 50 अपॉन 360 इंटू 360 यानी 50 डिग्री। 70 अपॉन 360 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। 75 अपॉन 360 इंटू 360 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? ठीक है, हाँ। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर पूरे आगे डिग्री कैलकुलेट करना था ना अपने को, डायग्राम बनाना है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा सेंट्रल एंगल वगैरह। इसके भी पूरे इसका सम आएगा 360 डिग्री। अब सबसे पहला टारगेट क्या है? सर्कल बना लो एक सुटेबल रेडियस की। सुटेबल रेडियस की सर्कल बना लो। हाँ, सुटेबल रेडियस की सर्कल बनाने के बाद में अब पहला मार्क करना है 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 40 डिग्री। तो हम लोग देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बराबर मैच करेंगे। ये बराबर यहाँ रख के जहां भी 40 डिग्री आया वो बराबर हमारा वो लाइन ऐसी जोड़ी जाएगी, वो रहेगा 5th स्टैंडर्ड का 40 डिग्री। 40 डिग्री किसका है? 5th स्टैंडर्ड का। ठीक है, अब 6th के लिए करना है तो कौन सी लाइन रेफरेंस रहेगी? ये वाली जो नई लाइन बनी ना, वो रेफरेंस रहेगी। अब मैं देखो इसको यहां प्लेस करूंगा, किया यहाँ पे प्लेस। यहां प्लेस करने के बाद में इसको बढ़ाऊंगा मैं 0 से आगे, प्लेस किया है, देखो ऐसा रखा मैंने यहाँ पे बराबर मैच करा है लाइन। 0 से आगे बढ़ाऊंगा 50 तक। कहाँ आया 50? या 50 स्ट्रेट लाइन स्केल से, हाँ स्केल से खींचूंगा मैं स्ट्रेट लाइन। ये अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल में बराबर स्केल से जाने वाला तुम्हारी वो लाइन। ये हो जाएगा 650 डिग्री। आ रहा ध्यान में? उसके बाद में हम लोगों को करना है 7th स्टैंडर्ड का 75 डिग्री। 7th स्टैंडर्ड का
75 डिग्री होती है, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद में है 8 स्टैंडर्ड का। 8 स्टैंडर्ड का है 50 डिग्री, है 50 डिग्री 8 स्टैंडर्ड का। तो 8 स्टैंडर्ड के लिए रेफरेंस लाइन रहेगी ये कितना डिग्री है 50, कहाँ आ रहा 50, ये आ रहा 50, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 8 स्टैंडर्ड का 50 डिग्री। अब 9 स्टैंडर्ड के लिए 75 डिग्री है, ये हो गया 9 स्टैंडर्ड 75 डिग्री। कहाँ आ रहा है बाबा, इधर से 0 से लिए तो बचे हुए अपने आप नहीं 70 डिग्री था 9 स्टैंडर्ड का। 9 स्टैंडर्ड का 70 डिग्री था, तो ये बचा हुआ अपने आप कितना आ गया 75 डिग्री का आ गया, जो कि है 10 स्टैंडर्ड का। आराधन में कैसे बनाए, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई कन्वर्ट काय में, पाई डायग्राम में हो गई कन्वर्ट पाई डायग्राम में। यानी क्या करें, ये दिया था, इस इंफॉर्मेशन को पाई डायग्राम में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने सेंट्रल एंगल थीटास निकाले, थीटास निकाल लिए सारे थीटास। एक पहले सर्कल बना के बेस लाइन ड्रॉ करें और बेस लाइन से पूरा ऐसा ऐसा घूमते हैं। देखो एक तो एंटी क्लॉकवाइज चलो पूरा या क्लॉकवाइज चलो पूरा लाइन से, क्लियर हो रहा, आपके हिसाब से चलना है आपको बराबर दिमाग से, ठीक है ना। तो आप लोग करो ये पार्ट का स्क्रीनशॉट, यहाँ ऐसा लिखते जाओ पाई डायग्राम करके। जब चार्ट बना लो सॉल्यूशन में तो फिर पाई डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो ऐसा लिखने का ये पाई डायग्राम है, ठीक है, ये ऐसा बनाना है पाई डायग्राम। आई होप आप लोगों को ये 3 प्रॉब्लम अपन ने करे उस पर से ध्यान में आप भरपूर क्वेश्चन दिए, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व वाले प्रॉब्लम सेट वाले सभी कर सकते हो, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हूं क्योंकि इजी है, डायरेक्ट थर्ड करवाया, आपको करना है वो, ठीक है। उसके बाद में अभी मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी भरपूर इजी था, पाई डायग्राम बनाना था, आपको दे दिया हूं मैं वो होमवर्क में, सेम क्वेश्चन है जैसे बाकी के करे। अब ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द पाई डायग्राम इन फिगर शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन अ टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ इट्स हेल्प। किसी टाउन के वर्कर्स की इंफॉर्मेशन, टाउन में पूरे वर्कर्स कौन से फील्ड में काम करते हैं, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन ये पाई डायग्राम दिखा रहा है। बोले इस पाई डायग्राम की मदद से आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर्स दो। बोले तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितना डिग्री लेबर्स काम कर रहे हैं, 72 डिग्री। फूड के फैक्ट्रीज वगैरह में कितने लेबर काम कर रहे हैं, 48 डिग्री लेबर। एग्रीकल्चर में 24 डिग्री लेबर। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 18 डिग्री लेबर। एडमिन डिपार्टमेंट में 36 डिग्री लेबर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 90 डिग्री लेबर। होटल्स डिपार्टमेंट में 72 डिग्री लेबर काम कर रहे हैं। तो ये डिग्रीज दी हुई है, इन पूरे डिग्रीज का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, पूरे इसका सर्कल का सम कितना आता, 360। ये क्वेश्चन अभी आप लोग समझो, इफ टोटल वर्कर्स इज 10,000, यानी टोटल वर्कर दिए, यानी टोटल स्कोर दिया हुआ है, टोटल स्कोर कितना है 10,000 रुपीज। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स है पूछा है, स्कोर ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा है, स्कोर ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन लगाएंगे अपन, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, यानी नंबर ऑफ स्कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन फील्ड, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड अपॉन टोटल स्कोर, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 360। हम लोगों को डिग्री दी हुई है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दिया है, इसका कितना डिग्री है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल 72 डिग्री है। उस पर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल लेंगे। आराधन में देखो, फिर वो निकल जाने के बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्कर्स आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर है, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एंगल दिया है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन निकालो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने परसेंट वर्कर है, हाउ मेनी परसेंट वर्कर आर देयर इन प्रोडक्शन। अब परसेंटेज में कैसा निकालेंगे, टोटल वर्कर हमारे पास में 10,000, पहले हम निकालेंगे प्रोडक्शन में वर्कर कितने, हम लोग निकालेंगे टोटल वर्कर इन प्रोडक्शन, वो भी लगाएंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्मूले से। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ प्रोडक्शन यानी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 360। जो भी आंसर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता, किसको, नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। देखो जब करेंगे तब समझेगा। टोटल वर्कर दिया है, कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर है वो पूछा हुआ है, ये पहला प्रश्न है, तो मैं बोलूंगा लेट देयर बी x वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स है, x वर्कर्स है, कितने वर्कर्स है, x वर्कर है, ठीक है, x वर्कर है। तो अभी देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन is equals to number of workers in construction upon total number of workers multiply by 360। सेंट्रल एंगल क्या है, 72 डिग्री, इज इक्वल्स टू, ये पूछा हुआ है, इसको हमने क्या लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन x, टोटल वर्कर्स है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ये कैंसिल। ये देखो अब बचा क्या, 72 डिग्री इज इक्वल्स टू x अपॉन 1000 इंटू 36, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 72 इंटू 1000, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 36x। अब मुझे क्या निकालना है, ये हो गया 72000 इज इक्वल्स टू 36x, मुझे निकालना है x, तो 72000 अपॉन 36, 1 जा 2 जा और ये 0, यानी x की वैल्यू आ गई 2000। x की वैल्यू आ गई 2000, x की वैल्यू आ गई 2000, x की वैल्यू आ चुकी है 2000, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है 2000, x की वैल्यू 2000 है क्या, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन is 2000, ठीक है, is 2000। उसके बाद में सेकंड पार्ट, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से वही फॉर्मूला, लेट y वर्कर्स बी वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, y वर्कर्स। फिर लगाएंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा इज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360 है, 360 यानी y अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360, और एडमिन का क्या है 36 है, 36। ये देखो ये कैंसल,
ये कैंसिल होने के बाद में बच रहा y अपॉन 1000 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 36, यानी 36 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 36y, 6 इंटू 1000 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू y, सो y का आंसर आ गया 1000। तो हम लिखेंगे therefore 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, आ रहा ध्यान में, इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब कौन सा पार्ट बचा, ये थर्ड पार्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने परसेंट वर्कर है। अब कितना परसेंट वर्कर है निकालने के लिए कितने वर्कर है पहले निकालना पड़ेगा, कितने वर्कर यानी ये सेंट्रल एंगल वाले फॉर्मूले पर से, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन बी z, वर्कर इन प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर वर्कर इन प्रोडक्शन से z निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसका काम हो चुका है, ये दोनों क्वेश्चनों का भी काम हो चुका है। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन इन परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन पूछा हुआ, परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, ये थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेट देयर बी z वर्कर्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स है बोला मैंने z, therefore measure of central angle of production is equals to z upon 10,000 into 360। अब हर बार अपन वही करते बैठेंगे क्या, फॉर्मूला डिटेल में दो बार पता है ना कैसा फॉर्मूला आया, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर इनटू 360, कितना है प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल 90, z अपॉन 10,000 इनटू 360, एक जीरो कैंसल, therefore 90 into 1000 is equals to 36z, 90000 is equals to 36z, 90000 upon 36 is equals to z, therefore हम इसका करेंगे डिवीजन, तो हमको मिलेगा z, क्या आता है z देखो बरा, z क्या आता है चेक करो फट से, z क्या आता है वो चेक करो फटाक से, z डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आ जाएगा, देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं 9000 अपॉन 36, 36 टू जार कितना होगा 72, 2 जार 72, कितना बच रहा है 18, फिर ये आ रहा 0, ये हो गया 5, ये हो गया 180, 36 5 जार 180, या 0 0 और ये 2 0 आ गए फिर इधर, यानी इसका आंसर आएगा 36 का 2500, तो z का आंसर आ गया 2500, आ गया z का आंसर 2500, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन कितने 2500 वर्कर है, 2500 वर्कर। अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन पूछा हुआ है मेरे को, है ना, परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन पूछा हुआ है, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, कैसे निकालूंगा, वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स, वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स, चलो फॉर्मूला लिख लेना, वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स इनटू 100, ध्यान से लिखना है, थोड़ा सा केयरफुली लिखना, अभी जगह का इसमें मैं ऐसे छोटे इसमें लिख रहा हूं, वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स इनटू 100, ठीक है, इधर से करके लगा, कितना वर्कर है 2500 अपॉन 10,000 इनटू 100, परसेंटेज में बदलना है ना, 1 1 1
एक 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 बचा क्या 25। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आ रहा ध्यान में? तेरे आ रहा है ध्यान में तुम्हारे? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आ गया परसेंटेज ऑफ वर्कर। लेकिन परसेंटेज ऑफ वर्कर निकालने के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ा? नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन निकालना पड़ा। पहले केस में क्या पूछा था? नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। तो सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही, फिर परसेंटेज ऑफ वर्कर ऑफ प्रोडक्शन पूछा था। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले कितने वर्कर है वो निकालना पड़ा, 2500 वर्कर है, और बाद में परसेंटेज ऑफ वर्कर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के वर्कर अपॉन टोटल वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व करे तो ये हो गया 25 वर्कर्स। आ रहा ध्यान में? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इतने पार्ट का केयरफुल स्क्रीनशॉट करो। यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ है प्रॉब्लम। स्टूडेंट ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ फैमिली आर शोइंग द एडजेसेंट पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में आप लोगों को ये दिया हुआ है कि एक फैमिली अपना पूरा सेविंग्स कैसे इन्वेस्ट करती है अलग अलग इसमें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, 4 क्वेश्चंस दिए हुए, चारों क्वेश्चनों के आंसर्स हमें देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज 2000, यानी शेयर्स में 2000 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने बोला। ऑब्वियस है, ऐसे सवालों के कुछ भी जवाब देने हैं तो हमको टोटल मालूम रहने होना है ना। टोटल मालूम रहेगा तभी तो हम आगे के सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। इसलिए पहले ही इसमें हम लोगों को शेयर्स कितने रुपए के लिए वो दिया है, यानी जो 60 डिग्री ठहर रहा है वो कितने रुपए के स्कोर के लिए ठहर रहा है? 2000 रुपीज के स्क्वायर, 2000 रुपीज के स्कोर के लिए ये शेयर 60 डिग्री आया है, और इस पर से टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालेंगे? सेंट्रल एंगल शेयर्स का दिया है, शेयर्स का स्कोर भी दिया है 2000, शेयर्स का स्कोर 2000 दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर शेयर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 360। क्या हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 2000 अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। देखो पहला वाला तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर्स में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट? ₹2000 रुपीज का, ₹2000। ठीक है, और अभी हमको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट। लेट x बी द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है मैं बोल रहा हूं? x रुपए का। तो अब सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। कितना है? 60 डिग्री। टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना हुआ? 2000 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? निकालना है x लिए 360। x निकालना है, डिवीजन में मल्टीप्लाई में जाएगा 2000 इंटू 360। x निकालना है 2000 इंटू 360 अपॉन 60। ये देखो कैंसल, 6 1 जार 6 6 जार, कितना बचा? 2000 इंटू 6, 2 6 जार 12। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट हो चला है हमारा, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12000 रुपए का। कितने रुपए का?
टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹12,000। 12,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया, बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया। देखो अभी टोटल हमारे पास में आ चुका है, टोटल आ गया है। टोटल के हिसाब से बैंक का मैं सेंट्रल एंगल भी दिया है। अब बैंक में कितने रुपए डाला है, बैंक का इन्वेस्टमेंट पूछा है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिए। बैंक का इन्वेस्टमेंट निकालना है, यहाँ बैंक आएगा इन्वेस्टमेंट इन बैंक, सेंट्रल एंगल बैंक का दिया है तो इन्वेस्टमेंट इन बैंक निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं कैसा लिख रहा, लेट द डिपॉजिट इन बैंक बी ₹y। कितने रुपए? ₹x लिखना पड़ेगा, ₹y इन्वेस्ट किए तो अपन लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ बैंक। बैंक का क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट इन बैंक यानी डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट इन बैंक का मतलब है डिपॉजिट इन बैंक अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। आ रहा ध्यान में? चलो कितना है बैंक में 90 डिग्री, इन्वेस्टमेंट इन बैंक कितना लिया हमने y डिग्री, y रुपीस अपॉन 12,000 इंटू 360 तो 90 इंटू 1200 आ जाएगा इंटू 36y। 90 इंटू 1200 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू y। सो y, अब इसको सारे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 3,000 रुपीस। देयरफॉर डिपॉजिट इन बैंक इज ₹3,000। पूरा सॉल्व करेंगे, कैंसिल करके सब पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 3,000, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच मनी मोर इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। कितना पैसा ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी से म्यूचुअल फंड में ज्यादा किया गया है। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो। हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा पैसा किसमें इन्वेस्ट किया गया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड में का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। म्यूचुअल फंड में का इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद में म्यूचुअल फंड में का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। म्यूचुअल फंड में का इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी में का म्यूचुअल ये निकालेंगे इन्वेस्टमेंट। जैसे वो दोनों का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, दोनों का करेंगे सब्ट्रैक्शन तो मालूम पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा पैसा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ स्पेशली ये थर्ड वाले के लिए, ठीक है ना। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है मैं वो लिखता हूँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं था। क्या है वो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा? थर्ड वाला क्वेश्चन है हाउ मच मोर मनी is invested in immovable property than in mutual fund यानी म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगाया गया। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो मैं पहले निकालूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। लेट ₹Z be इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में पूरा स्पेलिंग लिखोगे आप, म्यूचुअल फंड MF नहीं लिखोगे, पहले ही बता रहा। कोई भी शॉर्ट फॉर्म आप अपने नोट्स में नहीं डालोगे। जिसके नोट्स में मुझे शॉर्ट फॉर्म्स दिखे उसको डबल लिखने लगाऊंगा वो। लेट Z be द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए आ रहा है? Z रुपए आ रहा है। तो फिर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का सेंट्रल एंगल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360।
ठीक है, कितने रुपए मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कितना है म्यूचुअल फंड का 60 डिग्री, यानी 60 अपॉन z अपॉन 12,000 इंटू 360। अभी हमको निकालना है z, देयरफॉर 60 इंटू 12,000, ये एक जीरो कैंसिल कर लो, 1200 हो गया, z इंटू 36। ठीक है, ये इधर आएगा डिवीजन में 60 इंटू 1200 अपॉन 36। ठीक है, इसको सारा सब कुछ सॉल्व करोगे तो z कितना आएगा, सारा सब कुछ सॉल्व करोगे तो z कितना आएगा, z आएगा 2000 रुपीज। कितना आएगा, z कितना आएगा 2000 रुपीज। इसको पूरा सॉल्व करोगे तुम तो इसका आंसर आएगा 2000। ठीक है ना, ये क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा, ये 72000 हो जाएगा, ये अपॉन 36 होगा, तो 1000 और ये 2000, ये जीरो यहाँ पे आ गया, ऐसे ऐसे हुआ ये। Therefore investment in mutual fund is, म्यूचुअल फंड फिर से फुल स्पेलिंग ₹2000। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का निकालेंगे, फिर हमको पूछा ना कितना रुपए ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगाया गया एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में इतना लगाया, अब निकालेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना लगाया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में से म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो अभी देखो ये पार्ट हो गया आप लोगों का, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, ये दोनों आंसर हो गए आपके। तीसरा मैंने किया हो, तीसरा अभी मेरा चालू है, अब तीसरा भी लंबा है थोड़ा, मैं ये कर रहा हूँ पहला पार्ट इरेज। ठीक है, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं लेट इन्वेस्टमेंट, लेट रुपीज P बी द इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया उसने, कितना डिग्री इन्वेस्ट किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसने, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उसने 120 डिग्री, है ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है, सेंट्रल एंगल की भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी। जो भी शॉर्ट में लिखेगा ये सीए लिख देगा सेंट्रल एंगल को, उसको 0 मार्क मिलने वाला एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, ये बोर्ड पर कैसा है आप लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए मैं छोटे हैंडराइटिंग में और शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं ताकि सारा आपको जमे, नहीं तो ये बोर्ड को मेरे को 3-4 बार इरेज करना पड़ेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कितना दिया है 120 डिग्री, इन्वेस्टमेंट निकालना है क्योंकि हमने लिया है P अपॉन 12,000 इंटू 360, तो ये हो गया 120 इंटू 1200 इज इक्वल टू P इंटू 36, तो 120 यानी हो गया 144,000 इज इक्वल्स टू 36P, therefore 144,000 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू P। तो ये 36 1000 और 36 आ जाएगा, हाउ मेनी जार 4000, 36 1000 36 4000, ये हो गया 000, therefore P is equals to हो गया 4000 rupees। therefore investment in immovable property is ₹4000। कितने हजार रुपए इन्वेस्ट हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी में, 4000 रुपए इन्वेस्ट हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अब हम लोग देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा हुआ बोले, है ना। अमाउंट more invested in immovable property than in mutual fund,
म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा हुआ, इसमें हुआ था 2000, इसमें हो गया था 4000, यानी कितने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट हुए, 2000। कितने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट हुए वहां पे, 2000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट हुए। इसमें 2000 हुआ तो उसमें 4000, ये पूछे नहीं थे, लेकिन पता करना है किसमें ज्यादा इन्वेस्ट कितने रुपए हुए, तो हमें ये दोनों के भी इन्वेस्टमेंट निकालने पड़े। अब चौथा क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ पोस्ट। फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट। देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, हम लोगों ने शेयर्स की भी अमाउंट निकाल ली है, शेयर्स की भी अमाउंट निकाल ली है, डिपॉजिट भी निकाल लिए बैंक में का, म्यूचुअल फंड की भी निकाल लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी निकाल लिए। तो सारों को अगर माइनस कर दिए टोटल में से तो अपने को काय का मिलेगा, पोस्ट का मिल जाएगा। वैसा निकालो नहीं तो बोलो। देखो लेट द इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट बी रुपीज क्यू, क्यू रुपीज का ये हो गया। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ पोस्ट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इनटू 360 डिग्री अपॉन ये क्या रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा है, टोटल इन्वेस्टमेंट देखो अभी सेंट्रल एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में, पोस्ट का 30 डिग्री है 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हमें निकालना है क्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 इनटू 360, ठीक है, 10 कैंसल, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 1200 इज इक्वल्स टू 36 क्यू। तो अभी हमको निकालना है 30 इंटू 1200 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू क्यू। तो देयरफॉर क्यू कितना आ जाएगा, रुपीस, सब कुछ सॉल्व करने के बाद में आएगा 1000। पूरा सॉल्व वगैरह करेंगे ठीक है, अपने आप आता। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज ₹1000। और ये क्वेश्चन में अपने 4 अलग अलग आंसर निकाले, आखिरी में चारों आंसर एक साथ लिखना बहुत जरूरी है। अब अपने पास में जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं चारों आंसर साथ में, लेकिन लिखना जरूरी है चारों आंसर, ठीक है। मैंने पहला पार्ट इरेज किया था क्वेश्चन के साथ, फिर वो उसका सेकंड पेज था, ये है उसका थर्ड पेज, और इसके नीचे में और क्या लिखना पड़ेंगे, चारों आंसर जो आप लोगों ने कैलकुलेट करके निकाले हो। कैसे निकाले आप लोगों के ध्यान में आया होगा, है ना। अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल के फॉर्मूले यूज करें पूरे इसमें दोनों क्वेश्चन में। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन जो है लास्ट के दोनों 2-2 3-3 बार कर करके देखो, तब जमेगा। ओके, बाय बाय।